हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, सर्दी हुई है, इसीलिए आज हम इस तरह से ही कुछ टर्म्स, कुछ चैप्टर्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों को डिटेल में सिलेबस समझाना चाहती हूँ WB प्राइमरी टेट का। साथ ही जो वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। नंबर्स, हम टॉपिक इस पे हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी क्या है उसको हम लोग आज देखेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिटेल में पूरा एक एक सम, बहुत वैरायटी ऑफ सम्स आपको, यहाँ तक कि वर्ड प्रॉब्लम भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट रिलेटेड सभी जो सम्स हैं उसे आप वीडियो में देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज बहुत ही सिंपल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं। LCM, HCF, परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन के डिटेल में कॉन्सेप्ट से लेके सारे सम्स, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, एल्जेब्रा हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री के रिलेटेड बहुत सारे सम्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ये सब आपको चैनल में मिल जाएंगे, उन्हें आप ज़रूर देखिए। और ट्रिगोनोमेट्री को भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री भी है, ट्रिगोनोमेट्री को भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। सिलेबस क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में उन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट मैथ्स का सिलेबस हमने देखा। आइए डिविजिबिलिटी क्या है उससे हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि हम लोग कोई भी जो नंबर है उसे देखते ही समझ जाएंगे कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल है, कैसे, उसी को डिविजिबिलिटी कहते हैं। और डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, कैसे टेस्ट करेंगे, कौन से नंबर से डिविजिबल होने, कौन से नंबर से डिविजिबल होगा एक दिया हुआ नंबर, वो हम जानेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा। सपोज ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स आप एक एक को 2 से, 3 से, 7 से डिवाइड करके देखने में आपको कितना प्रॉब्लम होगा। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको यूज़ करके, जिनको आप याद ध्यान में रख के समझ सकते हैं देखते ही कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 4 से है या नहीं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक बुक की हेल्प लेती हूँ, इसमें अच्छे से दिया हुआ है। देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 2, ये तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर जब उसके एंड में 0 है या कोई इवन नंबर है, जोड़ संख्या है, जोड़ संख्या का मतलब तो आपको पता ही है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जो जोड़ संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, अगर उस नंबर के एंड में यूनिट डिजिट में 0 है या इवन नंबर है तो दैट इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 251 ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट का नंबर 1 नहीं है। 255 ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 है एंड में। तो ऐसे आप कोई भी नंबर के एंड को, वंस प्लेस को देख के समझ सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ऐसा ही अगर हम लोग 3 से चेक करें, ये हम लोग चेक किए बाई डिविजिबिलिटी बाई 2। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 से करना भी बहुत आसान है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सपोज़ मैंने ये नंबर लिया, अब मुझे इंडिविजुअल नंबर को जोड़ना है। 1 + 1 2 + 2 2 2 4 4 + 5 9 10 11 12। तो इनका जो सम आया अलग अलग को जोड़ के देखेंगे, 12 आया। अब हमें पूछना है, देखना है कि क्या 12 डिविजिबल बाई 3? यस, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, अगर मैं दूसरा नंबर लूँ, सपोज 1 1 2 2 4 4 + 5 9 10 11, कितना आया 11, डिविजिबल बाई 3? नो, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ये नंबर भी डिविजिबल बाई 3 नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स 3 से डिवाइड करने पे पूरी तरह ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर कब डिविजिबल होगा 3 से? जब अलग अलग डिजिट को हम ऐड करने पे जो आंसर आता है वो डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर हम लोग 4 की बात करें,
कि डिविजिबल बाय 4 कब होता है, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, यस, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। सपोज 2524 है, डिविजिबल बाय 4 है या नहीं? 24, क्योंकि 24 डिविजिबल है 4 से, है ना? दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 नो है, नो, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ जब देख रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हैं 4 से, दैट मीन्स 5 से भी ये डिविजिबल होंगे ही। ओके, इतना सिंपल है। 5 वाला तो और भी आसान है। 5 वाले के लिए हमें क्या करना है? एंड का डिजिट देखना है। एंड के डिजिट में अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर जो वंस प्लेस का जो डिजिट है, 21 के स्थान में जो संख्या है वो या 0 है या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर 0 या 5 के अलावा कोई और नंबर है, 1 2 3 से लेके कोई भी नंबर, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 5 वाला बहुत ही आसान है। डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे चेक करेंगे? कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना आसान है, वो हमें टेस्ट कैसे करना हुआ पता है। 3 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना आसान है ना? तो अगर उन दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। ओके, तो इस तरह के टेस्ट हैं कुछ कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये डायरेक्टली आपको सम क्वेश्चन में नहीं आ सकता, बट बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि आपको डिवाइड करना पड़ता है बाकी सम में। तो आप कौन सा नंबर यूज़ करेंगे या क्या, उन सब के लिए छोटे सा टिप है, इसको आप समझ के याद करके रखिएगा। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बोल के पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है। ठीक है, तो उसको आप डिवाइड करने जाएंगे, करके देखेंगे बार बार, तो समय कितना वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप इन टिप्स को यूज़ करके अगर करेंगे तो ईजीली और शॉर्ट टाइम में उन्हें कर सकते हैं। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 6 तक। 7 से डिविजिबल है या नहीं उसका थोड़ा सा क्लमजी है, तो आप क्या करें? डिविजिबिलिटी बाय 7 उतना ज़रूरी भी नहीं, ठीक है, आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर कर सकते हैं आप डिविजिबिलिटी बाय 8 की बात अगर हम लोग करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट को देखना होता है आपको। डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए आपको क्या करना है? सपोज इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो आपको लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। ये तो शॉर्ट पड़ेगा ना, सिर्फ 3 नंबर्स को डिवाइड करना है 8 से। 8 7 जा 56, 8 8 1 जा 8, तो 3 डिजिट जो है लास्ट के ये डिविजिबल बाय 8 हो रहे हैं, पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। डिविजिबल होना मतलब क्या? एंड में कुछ नहीं बचना, पूरी तरह डिवाइड होना, बच रहे हैं। दैट मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर ये डिवाइड नहीं होता पूरी तरह से तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो 8 के लिए क्या करना, आपको तीनों लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना 8 से कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ये पूरा जितना भी बड़ा नंबर हो वो डिविजिबल होगा 8 से। 9 के लिए 9 वाला भी सिंपल है। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 के लिए 9 का और 3 का एक ही फंडा है। ओके, आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करते हैं? आप इंडिविजुअल नंबर्स को जोड़ के देखते हैं, वो जो सम आता है दैट इज डिविजिबल बाय 9, दैट मीन्स दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 3 का जो कॉन्सेप्ट है 9 में भी उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। ओके, 10 वाला तो आसान है, एंड में 0 है, दैट मीन दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10, सिंपल। तो ये थे डिविजिबिलिटी को के कुछ रूल्स। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम या एक इक्वेशन बताने वाली हूँ जिससे आपको डिवीजन से रिलेटेड बहुत सारे सम्स आ सकते हैं। एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका नाम डिवीजन एल्गोरिदम है। कभी आपने जांच के देखा है? सपोज हमने ऐसे एक नंबर को डिवाइड किया है ना, 2 2 ज़ा 4, यहाँ क्या बचा? 5 - 4 इज़ 1, 16, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, 2 0 जा 0, तो 1 रिमाइंडर आया। तो
आपको मैं यहाँ से क्यों लेके जा रही हूँ, ताकि समझने में ईजी हो। आप 280 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। 280 इंटू 2 आएगा 560। ओके, अब जो रिमाइंडर में बचा उसे ऐड करके देखिए आपको क्या मिलेगा। जो ओरिजिनल नंबर था डिविडेंड वो मिलेगा। तो ये सिंपल एक एल्गोरिदम है जिसको डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका नाम है डिवाइज़र। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो आंसर हमारा आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो रिमाइंडर हमें जो नीचे आता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में इनके नाम अलग हैं, है ना, भाजक, भाज्य, भागफल, भागशेष। तो इंग्लिश में ही हमारा काम है, हम इंग्लिश को ही लेके चलेंगे। तो डिविडेंड इक्वल टू हमारा क्या आया, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको ऐसे सम्स मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस फॉर्मूला से वो सॉल्व होने वाला है। ओके, तो इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। इसी से आपको और दो चीज़ें आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। क्या, अगर सपोज़ आपको डिवाइज़र निकालना है, डिवाइज़र निकालना है तो कोशेंट क्या करेंगे, रिमाइंडर को इस तरफ ले आएंगे, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, क्योंकि कोशेंट इससे मल्टीप्लाइड था तो वो कहाँ चला आएगा, नीचे, है ना। आपको सिमिलरली कोशेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, कोशेंट निकालना है तो रिमाइंडर को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय कोशेंट निकालना है तो डिवाइज़र नीचे चला आएगा। तो इस तरह से और दो फार्मूला भी इससे हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। अब ये हमने क्यों सीखा, इस फार्मूले को कहाँ यूज़ करना, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं जिसमें कि ऐसा पूछा गया है। तो ये है वो क्वेश्चन जिस पे आपको वो एल्गोरिदम यूज़ करना है। इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन है वो इस तरह होते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 9400 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 65। 65 से नंबर डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, तो कौन सा ऐसा जो मिनिमम नंबर है, लीस्ट नंबर आपको ऐड करना होगा इसमें ताकि वो 65 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। दैट इज़ द क्वेश्चन। अब हम 65 को क्या करेंगे, 65 से 9400 को डिवाइड करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 144। करके देखते हैं। 290 4 जा 0 26, यहाँ बचा 300, फिर से 4 बारी होगा 260, तो हमें बचा 40 रिमाइंडर आया, है ना। तो इसे हम डिवीजन एल्गोरिदम में डालेंगे। क्या, डिविडेंड बीच का नंबर इक्वल्स टू क्या है, कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, है ना। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आया, 40। अगर ये 40 नहीं होता, है ना, 40 की जगह कितना होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता। 40 में कितना ऐड करने पे 65 हो रहा है, क्योंकि 65 एटलीस्ट एक बार जाने के लिए आपको यहाँ कितना चाहिए, 65 चाहिए, है ना। तो हम ऐसा नंबर ऐड करेंगे इससे रिमाइंडर से कि वो 65 आए, जो डिवाइज़र है वो आए, नॉट ओनली 65। आपको एक जनरल फार्मूला बता रही हूँ, जो डिवाइज़र है उतना आए रिमाइंडर से जोड़ने के बाद, तो उतना होने पे क्या होगा, आपको 65 मिल जाएगा और ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 40 नहीं आता, 65 आता, तो 65 1 जा 65 एंड रिमाइंडर 0 ऐसा बचता। दैट मीन्स 40 काफ़ी नहीं है, 40 में और कितना ऐड करने पे आएगा 65, 25 ऐड करने पे, है ना। इसीलिए आपको ये नंबर कैसे मिलेगा, 65 माइनस जो रिमाइंडर है वो करने पे आपको क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा। देयरफॉर
25 is the least number that should be added to the given number। आपको तो MCQ दिया हुआ रहेगा, आपको लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है ना। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिमाइंडर में कोई नंबर जोड़ेंगे तो 65 आएगा, तो कितना जोड़ने पे आएगा, वो भी एक करेक्ट मेथड है। या सीधे सीधे क्या करेंगे, जो डिवाइज़र है आपका उससे रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, है ना। और एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, फाइंड द नंबर विच इज़ नियरेस्ट टू 6435 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि क्या हो, 6435 के करीब हो और कम्प्लीटली डिविजिबल हो 23 से। तो यहाँ भी हमें वही करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। तो 2 जा 46, यहाँ मिलेगा हमें 8, 183, 7 जा 161, दैट मीन्स हमें मिलेगा यहाँ पे 225, 9 जा 207। तो हमारा रिमाइंडर बचा 18। ओके, तो हम क्या करेंगे, 6435 में फाइंड द नंबर विच इज़ नियरेस्ट टू दिस मच बोला है। यहाँ पे कौन सा नंबर जोड़ने पे मिलेगा वो नहीं पूछा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो वो नंबर मिलेगा। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस नंबर को जोड़ना है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर, है ना। क्या बताया था मैंने, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर किया, कितना आया, 23 माइनस 18 दैट इज़ 5, है ना। 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 आया मतलब 23 1 23 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स जो ओरिजिनल नंबर है इतना काफ़ी नहीं है, इसमें और 5 होता तो क्या आ जाता, हमारा नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल है वो आ जाता। तो 6440 इज़ द नंबर which is completely divisible by 23 and is nearest to 6435। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे साइड में करके भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली प्लस 23 माइनस रिमाइंडर, तो भी आपको 6440 ही मिलेगा। तो ऐसे सम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, और ऐसे सम्स भी आपको बहुत देंगे, देखने पे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे करना है। तो ऐसे सम्स में आपको डिवीजन एल्गोरिदम बहुत ही हेल्पफुल होता है। आई होप कि आप समझे होंगे, और ऐसे सम्स आपको जब मिलेंगे आगे प्रैक्टिस सेट आपने बुक्स खरीदे होंगे तो उन्हें ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आगे हम कुछ और सम्स देखते हैं, जो कि एक रिक्वेस्ट मुझे आई है, एक क्वेश्चन मुझे एक बहन ने भेजा है, उसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके सिलेबस में आएगा ही, उससे 1-2 सम्स तो रहेगा ही, विच इज़ टाइम एंड वर्क। तो देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और 1-2 पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है वो है कि सारे के कामों को 1 डे वर्क में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सपोज ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, तो ए इन 1 day, 1 day में कितना काम करेगा वो आपको निकालना है। वो हमेशा आपका होगा जितना दिन दिया हुआ है 1/that much ऑफ द वर्क। एक दिन में वो 1/10 ऑफ वर्क कर पाएगा। ऐसे ही आपको बी सी या जो भी दिया हुआ है उन सबको 1 करके 1 day का वर्क आपको निकालना होगा। ये नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरा, रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए और बी साथ में काम कर रहे थे, 10 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ के चला गया, फिर बी को काम करना पड़ा कंप्लीट। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना है, वो निकालने के लिए आपको 1 माइनस कितना काम हो चुका है वो घटाना पड़ता है, तब आपका निकलता है रिमेनिंग वर्क। क्योंकि काम तो एक था, 1 वर्क लिखा जाता है, इसीलिए 1 माइनस कितना काम हो चुका है वो आपको लिखना है, तो आपका मिलेगा कि रिमेनिंग कितना काम बचा हुआ है। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, और वो है जो एक नियम हम लोग सीखे हैं यूनिटरी मेथड, वो आपको याद रखना है। जैसे कि 5 दिन में ए, जैसे कि 12 दिन में
1/4 काम होता है, ऑफ द वर्क होता है। तो 10 दिन में कितना काम होगा, जो आप लोग पहले सीखे हैं क्लास 5-6 में, यूनिटरी मेथड, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इस यहाँ जो नंबर होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। साथ में एक और हम लोग देखे थे, डायरेक्ट रिलेशन हम लोग पढ़े थे। क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन, क्या होता है इन्वर्स रिलेशन, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन ये भी आपको समझना और ध्यान रखना ज़रूरी है। शॉर्ट में बताती हूँ, डायरेक्ट रिलेशन जो है जहाँ पे एक तरफ जब बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन वो है जहाँ पे एक तरफ कोई क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो इधर भी वो बढ़ेगी। जैसे कि अगर चीज़ों की संख्या बढ़ रही है, सपोज आपको 5 कलम खरीद रहे हैं तो दाम भी बढ़ेगा, है ना। और इन्वर्स जो है एक तरफ बढ़ते समय इधर घट जाता है। जैसे कि ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो कम समय लगेगा, है ना। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी जा रही है तो कम समय लगेगा। तो इस तरह के रिलेशंस को आपको समझने हैं। तो यहाँ भी बढ़ने पे यहाँ बढ़ता है, यहाँ घटने पे दूसरा आइटम भी घटता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और दूसरा है यहाँ जब बढ़ रहा है तो यहाँ घट रहा है, या यहाँ जब घट रहा है तो यहाँ बढ़ रहा है। कम का आदमी काम कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लग रहा है, ऐसे को बोलेंगे इन्वर्स रिलेशन। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रिलेटेड, ओके, उन्हें आप सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि याद करके कभी नहीं होगा। तो ऐसा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इस तरह का है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए एंड बी जो है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। मैंने ए काम कर सकता है 15 दिनों में, बी काम कर सकता है 10 दिनों में। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, दोनों ने साथ में कितने दिनों तक काम किया, 2 दिनों तक। फिर बी चला गया और ए को अकेले काम करना पड़ा बाकी काम, आधा काम तो उन्होंने साथ में किया 2 दिनों तक। फिर द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पे पूछा गया है कि होल वर्क, टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बात में फ़र्क है, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तभी सही आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में देखिए मैंने क्या बताया था कि 1 डे में कितना काम हो रहा है वो निकालना है। तो ए कैन कंप्लीट इन 15 डेज, तो इन 1 डे में कितना होगा 1/15 ऑफ द वर्क। फिर बी कैन डू इन हाउ मेनी डेज 10 डेज, तो बी इन 1 डे 1/10 डेज। तो ए प्लस बी जब साथ में काम करें 1 डे में कितना, तो इसे और इसे जोड़ना है। उस समय दोनों के एक दिन के काम को आपको क्या करना है, जोड़ना है। 15 और 10 का एलसीएम आपका आएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 30। दैट मीन्स 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 5/30। दैट मीन्स 1/6 ऑफ द वर्क, है ना। तो ए एंड बी एक दिन में आपका आएगा 1/6 ऑफ द वर्क। तो अभी क्या पूछा गया है कि 2 दिन तक मिलके काम किया उन्होंने, 2 डेज दे वर्क टुगेदर। क्या किया उन्होंने, 2 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया। इसका मतलब एक दिन में इतना काम हुआ, तो ए प्लस बी इन 2 डेज कितना काम होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखा 2 दिन में कितना काम हुआ, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स 1/3 ऑफ द वर्क। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं कि 2 दिन में कितना काम हो चुका, 1/3 ऑफ द वर्क हो चुका। अब रिमेनिंग वर्क, उसके लिए क्या करना है मैंने बताया था, रिमेनिंग वर्क है 1 - 1/3, है ना। दैट मीन्स 3 - 3 - 1, 2/3 ऑफ द वर्क। इतना काम रिमेनिंग है, इसका मतलब कितने दिनों में होगा वो,
अब ए जब काम करता था तो 1/15 एक दिन में करता था 1/15, अब इतना काम बचा है तो ऐसे लिखना है, सिंस ए कैन डू 1/15 ऑफ द वर्क इन 1 डे, तो कितना बचा है, 2/3 ऑफ द वर्क बचा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है वो डिवाइड, दैट मीन्स 2/3 इंटू 15 ऊपर 1 नीचे, 10 डेज है ना। तो 10 दिन ए को लगे रिमेनिंग काम करने में और आगे 2 दिन में दोनों ने मिलके काम किया था। तो देयरफॉर टोटल डेज रिक्वायर्ड, कितने दिन लगे टोटल काम होने में, यहाँ 10 दिन और वहाँ जो 2 दिन लगे थे, तो टोटल लगे हमें 12 डेज इज़ द करेक्ट आंसर। समझे दोस्तों। तो ऐसे आपको करना है, जितना जो भी दिया हुआ है ए या ए प्लस बी मिल के 10 दिन में करते हैं तो ए प्लस बी मिल के एक दिन में कितना वो देखना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ए अकेले 15 दिन में तो एक दिन में 1/15 ऑफ द वर्क, बी अकेले 10 दिन में तो बी इन 1 डे 1/10 ऑफ द वर्क, ए प्लस बी क्योंकि बोला है कि 2 दिन साथ में काम किए तो ए प्लस बी इन 1 डे कितना होगा, उसके लिए इन दोनों को ऐड करना होगा जो कि आया 1/6 ऑफ द वर्क। तो ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया था तो 2 दिन में कितना काम हो चुका, उसके लिए हम एक दिन के काम से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दिन नहीं देके 3 दिन 4 दिन दिया होता तो हम 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो 1/3 ऑफ द वर्क हो चुका। अब रिमेनिंग वर्क हमेशा ये आपको निकालना जानना है, रिमेनिंग वर्क के लिए आपको 1 माइनस जितना काम हो चुका उसे माइनस करना है, वो 2/3 ऑफ द वर्क। फिर ये आया यूनिटरी मेथड, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जहाँ पे 1 इन्वॉल्व होता है, 1 डे में कितना हुआ या एक पेंसिल का दाम कितना, एक पेन का दाम कितना, वो सब 1 को जहाँ इन्वॉल्व करते हैं उसे ही कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, है ना, तो इतना काम करने के लिए उसे एक दिन लगता है। तो 2/3 वर्क रिमेनिंग है, 2/3 वर्क कितने दिनों में होगा, उसके लिए हमें 2/3 डिवाइड बाई 1/15, हाँ, तो हमने इसे कैलकुलेट किया तो 10 डेज आया। ए को लगे 10 डेज और इधर 2 दिन पहले उन्होंने यूज़ किया था, लगाया था काम करने में, तो दोनों मिला के 12 डेज कंप्लीट काम करने में। अगर क्वेश्चन होता कि इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग वर्क, कितने दिनों में ए रिमेनिंग वर्क बचे हुए काम को करेंगे, तो उसका आंसर होता बस 10 डेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन को हमेशा 2 बार ध्यान से पढ़ना है। शॉर्टकट मेथड भी है पर ये ईजीली कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया। इसी मेथड से ऐसे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, सारे के सारे। ओके, अब जो क्वेश्चन मुझे रिक्वेस्ट आया है वो थोड़ा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इसी तरह का है, तो उसे हम समझेंगे एक बार खुद से, हम लोग मिल के करेंगे। ओके, चलिए मेरे साथ आप भी कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में, बी एंड सी 24 दिन में, सी एंड ए 20 दिन में कर सकते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक मिल के काम किया उन्होंने। फिर बी एंड सी लीव, फिर चले गए बी एंड सी। हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क, दैट मीन्स बाकी जो काम बचा उसे पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, ये है क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने जाना था यहाँ पे ए अकेला बी अकेला नहीं दिया हुआ है कि ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी इन कितने दिन में, 30 दिन में, तो इन 1 डे कितना होगा, 1/30 ऑफ द वर्क, या 1/30 लिखने से भी चलेगा। ऐसे ही अगर मैं बी प्लस सी का निकालूँ, बी प्लस सी इन 1 डे, क्योंकि मेरा 1 डे से ही मतलब है तो डायरेक्टली मैं 1 डे का ही निकालती हूँ, 1/24। सी प्लस ए इन 1 डे 1/20। ओके, अब मैं इनको 1 2 3 इन तीनों को जोड़ूंगी तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का काम मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इन 1 डे 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20, एलसीएम करूँगी तो मुझे मिलेगा 120, 30 4 जा 120, 24 कितना बार, 30 इंटू 4 120, 24 इंटू 5 5 4 20 को 0, 5 2 11 12,
5 20 कितना बार 20 से इंटू 4 6 टू जा 12। ओके, यहाँ पे मेरी गलती हुई थी। 6 + 4 10 10 + 5 15 15 बाई 120 5 3 जा 5 2 जा 10 20 5 5 20 3 1 जा 3 3 8 जा 24 दैट मीन्स 1/8। यहाँ पे देखिए 2a है इसीलिए 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन लेती हूँ। a + b + c इन 1 डे कितना आएगा 1/8 ऑफ द वर्क, तो इसीलिए a + b + c इन 1 डे वो क्या होगा, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 × 2 16 ऑफ द वर्क। अब मुझे क्या मिला, a + b + c एक दिन में कितना करते हैं वो मिला है ना। तो अगर मैं a + b + c के काम से माइनस करूं b + c के काम को, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, देखिए कितना सिंपल है। माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी माइनस बी प्लस बी कट माइनस सी प्लस सी कट, तो मुझे ए का काम मिलेगा एक दिन में। ठीक है, तो ए इन 1 डे उसका काम मुझे मिलेगा। ठीक है, क्या मुझे मिलेगा, मुझे क्योंकि मुझे अब ए की बात करनी है कि ए कितना काम कर सकता है अकेला, वो निकालना है क्योंकि बी और सी तो चले गए, इसीलिए मुझे ए कितना कर सकता है वो निकालने के लिए मुझे ये a + b + c निकालना पड़ा। a + b + c निकाला तो a + b + c से जो चले गए b + c चले गए, तो मैंने b + c वाले का माइनस किया। सपोज क्वेश्चन में होता कि c और a चले गए तो मैं इसे माइनस करती, या होता कि a और b चले गए तो मैं इसे माइनस करती। ठीक है, क्योंकि मुझे a को रखना है, ए काम कर रहा है लास्ट तक, तो मैंने इसीलिए a + b + c से b + c को माइनस किया, तो 1/16 - 1/24, तो मुझे मिलेगा, आप कॉल के करके देख लीजिएगा, मुझे मिलेगा 1/48 ए इन 1 डे। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला कि इज 1 डेज वर्क इज 1/48। ठीक है, अब हमने कोई कौन सी बात नहीं निकाली है, मेन रिमेनिंग वर्क कितना बचा है ना। रिमेनिंग वर्क 1 माइनस कितना काम हो चुका था, हमने क्या देखा अच्छा 10 दिन उन्होंने काम किया ना मिलके, 1/8 काम a + b + c मिलके करते हैं, a + b + c इन 1 डे 1/16 करते हैं। हमने क्या देखा कि उन्होंने 10 दिन साथ में काम किया। रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू 1 माइनस 1/16 × 10, 10 दिन का काम है ना, इसीलिए 2 5 जा 2 8 जा दैट मीन्स 1 माइनस 5/8 8 1 जा 8 - 5 3/8 काम रिमेन है, 3/8 ऑफ द वर्क रिमेन्स, इतना काम बचा हुआ है। तो ये मैंने क्या क्या समझे, 1/16 काम एक दिन में है ना, 1/16 काम एक दिन में करते हैं a + b + c मिलके, उन्होंने 10 दिन काम किया तो एक दिन के काम को 10 से मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या मिला कि 10 दिन में कितना काम हुआ। ठीक है, फिर इसका मतलब 5/8 काम हो चुका, तो रिमेनिंग काम कितना होगा 1 माइनस 5/8, फिर करेंगे तो 3/8 बचा, तो एज 1 डेज वर्क इज़ 1/48। अब ऐसे नाउ 1/48 वर्क इज़ डन बाय ए इन 1 डे, हमें तो डे चाहिए। ऑलवेज याद रखिएगा कि जो चाहिए आपको, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे आप राइट हैंड साइड में रखेंगे, राइट साइड में, और जो दिया है उसे लेफ्ट साइड में। 1/48 वर्क एक दिन में कर सकता है, कितना बचा 3/8 वर्क इज़ डन बाय ए इन, इधर मल्टीप्लाई और ये होगा डिवाइड, दैट मीन्स 3/8 × 48 ऊपर 1 नीचे, 8 6 जा 48 6 3 जा 18 डेज में वो ए अकेला काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, बट यही इजी है। अब आप एक नॉर्मल जो जनरल मेथड है वो सीख जाएंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी सम मिलेगा उसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जनरल फार्मूला को, इसीलिए मैंने इस मेथड से आपको कराया।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये एकदम इफेक्टिव है और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप सीख जाएंगे और समझ गए होंगे तो ईजीली कर पाएंगे कोई भी सम। एक बार रिवाइज करते हैं। a plus b plus a and b can do a piece of work in 30 days, b and c can do in 24 days and c and a in 20 days. तो दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days. When b and c leave, तो b and c छोड़ के चले गए, तो हाउ मेनी डेज मोर विल a टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब ए का कितना काम कितना समय लगेगा, ए को सिर्फ वो पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि कंप्लीट वर्क करने में कितना समय लगेगा। तो इसीलिए हमने ऐसा किया कि a प्लस बी 1 डे में कितना 1/30, b प्लस सी 1 डे में 1/24, c प्लस ए 1 डे में कितना 1/20, तीनों को जोड़ेंगे तो ऐसा मिलेगा 1 डे में। तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, देखा मैंने यहाँ पे किया। तो 2 डेज में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 1/8, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 नीचे मल्टीप्लाई 1/16। तो इतना करने के बाद मुझे ये करना चाहिए था कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा। इतना करने के बाद मुझे करना था कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, पर कोई बात नहीं, यहाँ भी कर सकते हैं कि अब a प्लस बी प्लस सी का काम मुझे मालूम चल गया, तो मुझे a से मतलब है, तो मैं a का अकेले में कितना काम होगा वो निकालूंगी कि a अकेले में, है ना, a अकेले करेगा तो 1 डे में कितना कर सकता है। तो उसके लिए मैंने a प्लस बी प्लस सी से b प्लस सी को माइनस किया। क्यों किया वो मैंने एक्सप्लेन किया पहले। 1/24 को माइनस करेंगे 1/16 से माइनस 1/24, तो 1 डे में कितना हुआ 1/48। ओके, तो रिमेनिंग वर्क कितना आया 1 माइनस जितना काम हो चुका 1/16 एक दिन में, तो 10 दिन में इंटू 10, तो इतना आया 1 माइनस 1 5/8, तो 3/8 रिमेनिंग वर्क है। ये निकालना ज़रूरी है, ये नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा, होगा ही, करना ही है ये, क्योंकि ये तो सिर्फ बचा हुआ काम कर रहा है, जितना करके बच चुका है, बाकी तो हो चुका है आधा पार्ट। तो 1/48 काम ए एक दिन में कर सकता है, तो 3/8 काम कितने दिनों में करेगा उसके लिए हम डिवाइड करेंगे और मिल जाएगा हमारा आंसर। तो ये इतना छोटा मोटा नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आया तो कुछ दिक्कत हुई तो इसको और भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियोस में, और कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सीखते रहिए और ऐसे सम्स को और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर शेयर और कमेंट कीजिए, दोस्तों को भी हेल्प कीजिए इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।